लेट्स सी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो आज भाई हम हमारे सेम टॉपिक के ऊपर मोल कॉन्सेप्ट इज द टॉपिक, और मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर भी मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर ही आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट और इसी के ऊपर आगे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट वन बाय वन। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स पीवाईक्यू करने वाले हैं, सीधी सी बात है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है ना। तो भाई क्वेश्चन के अंदर देखिए 5 मोल ऑफ AB2 वेट 125 into 10 power -3 kg and 10 mole of A2B2 weight 300 into 10 power -3 kg. The molar mass of the AMA and molar mass of BMA in kg per mole are. तो देखो इसने क्या कहा, दो फॉर्मूला दिए और उसके 5 मोल की वैल्यू दी है। तो अगर हम A का मास, अगर मैं A का मास A मान लूं तो AMU। यस, ये बात समझ में आई? यस सर। B का मास, अगर मैं B का मास B मान लूं तो BAMU। ठीक है, मतलब ग्राम पर मोल। ठीक है, तो भाई मेरे पास जो AB2 बनेगा उसका मोलर मास कितना आएगा AB2 का? ऑब्वियस है A प्लस 2B 2B इज नॉट 2B। यस यशवीर, यस सर। 2B होगा, है ना। A+2B आ गया। अब सेम एज इट इज वहां पर, अब ये कितना है? A+2B इक्वल 1 मोल होगा ना। ये इतने ग्राम, मैं इसको कह सकता हूं ये इतने ग्राम है, ये ग्राम पर मोल लिख सकता हूं। क्लियर है? यस सर। ये समझ में आ गया होगा सबको। अब अगर यस सर। ये इसमें क्या बोला, 5 मोल AB का, यहां देखिए 5 मोल AB2 का मास दे रखा है। तो मैं अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 मल्टीप्लाई में A+2B इक्वल टू, इसके इक्वल कर सकता हूं, पर ये केजी में है भाई, और ये मेरा तो ग्राम पर मोल आएगा 5 मोल का। तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए, उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दूं। 125 मल्टीप्लाई में 10⁻³ था, इसको मुझे ग्राम में बदलना है। क्या करूं, 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं। यस सर। यस सर, 10⁻³ ठीक है, तो 10⁻³ को गायब कर देते हैं, बस बात ही खत्म है ना। ये लो, तो इतने आ गया। ये क्या आ गया, ग्राम। यस सर। समझ में आ गया। सेम उसने क्या बोला, 10 मोल A2B2 का मास जो है वो 300 into 10⁻³ kg है। मोलर मास kg पर मोल में बताना है, कोई बात नहीं। तो 10 मोल A2B2, यानी A का मास मैंने AMU माना था, ठीक है, B का मास मैंने BAMU माना था। तो A2B2 के लिए क्या करूंगा भाई, सिंपल 2A+B। A2B2 का मास जो होगा, मतलब मोलर मास अगर मैं निकालना चाहूं, 2A+2B। ठीक है, क्लियर है ना। ग्राम पर मोल, ये जरूर लिख लेना। तो 1 मोल का है मेरे पास, तो मुझे तो 10 का चाहिए, उसने तो 10 के लिए क्या रखा है, तो मैं क्या करूं, 10 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको। यस, क्लियर है। 2A+2B और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 300 kg है, इंटू 10⁻³ है। तो मैं अकेला 300 लिख दूं। अब तो समझ में आ गया होगा, मुझे तो ग्राम में चाहिए क्योंकि ये ग्राम है ना। या फिर इसको डिवाइड कर दूं, बात एक ही है। हाँ भाई, ये बात सबको क्लियर हो रही है? ठीक है, इतने ग्राम मेरे पास मास आ गया। अब आपके पास में अगर आप सही तरीके से देखोगे, एक इक्वेशन ये बन गई, दूसरी इक्वेशन ऊपर बनी हुई है। दोनों इक्वेशंस का क्या करें, दोनों इक्वेशन को इक्विवेलेंट सॉल्व कर दीजिए ना। दोनों कर लोगे, यस और नॉट? यस सर। ठीक है, सभी सॉल्व कर सकते हैं? हाँ बेटा, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस तरह से आपके सामने 300 kg के हिसाब से A और B की वैल्यू निकल आएगी। अब कमाल की बात और काम की बात करते हैं। 2019 में मेंस में आया था 12 अप्रैल वाले ये एग्जाम का। मैंने मेंस का वो डेट भी सीधा उठा रखी है ताकि आपको कन्वीनियंट रहे, सीधी सी बात है। ठीक है, कि आपको पता रहे कि सच में मेंस में आया है ये। और अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा भी अंदाजा पहले से था, डेफिनेटली यू कैन डू इट वेरी वेल। और आपके लिए ये आसान ही काम था, बहुत बड़ी बात तो थी ही नहीं। इन्होंने दिखा रखा है कुछ तिकड़मबाजी करके, यहाँ पर MA का मास दे रखा है केजी के अंदर, भाई यहाँ पर ग्राम में आएगा। A और B की वैल्यू निकालोगे तो वो ग्राम में निकलेगी, आपको निकालना है केजी पर मोल में। तो क्या करें, ग्राम को 10⁻³ से डिवाइड कर दो, है ना। क्लियर है बेटा? सबको समझ में आ गया होगा? आंसर आप सबके सामने है। मुझे लगता है अब इसको सॉल्व करने की मुझे जरूरत नहीं होनी चाहिए। आगे मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूं या A और B, किसी को नहीं आता तो बता दो। ये बनेगा 5A और 10B बनेगा।
सर वो डिवाइड कर दो ना 5 को 125 के साथ। और उसमें से ए कॉमन। आज जो भी इसको डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करेंगे उसको, 10 से डिवाइड कर देंगे दोनों को, तो ए और बी फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए से ए कट जाएगा, बी बच जाएगा, 4 ए 5 है, बी 10 आएगा इन दोनों का जोड़, है ना। यस सर। ठीक है, ये तो कर ही लोगे सॉल्व, या करवाऊं जल्दी बताओ? सर हो जाएगा सॉल्व, हो जाएगा ना, हो जाएगा। ए और बी वाली इक्वेशन तो आती है, मैथ के स्टूडेंट हो यार, इतना ए कम के तो- बढ़ाए तो 5 बढ़ गए हैं, 5 ग्राम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, और इस क्वेश्चन को अब आप लोग बताइए कि इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाएगा। Just tell me, minimum amount of oxygen consumed per gram of the reactant in the reaction given molar mass आयरन का देर का 56, ऑक्सीजन का 16 है, मैग्नीशियम का 24 है, फॉस्फोरस का 31 है, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1 है। मेंस में आया था 2019 के अंदर 10 अप्रैल को। ठीक है, तो देखिए अभी रिएक्शन दे रखी है, मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बतानी है पर ग्राम ऑफ रिएक्टेंट। दो बातें हैं, जो रिएक्शन आपके सामने है, ये वाली रिएक्शन आपके सामने है, इस रिएक्शन के अंदर आपको देखना है कि ऑक्सीजन जो है वो कितनी कंज्यूम हो रही है पर ग्राम ऑफ रिएक्टेंट के लिए C3H8 ये हमने लिया 1 मोल, तो 5 मोल ऑक्सीजन यूज हो रही है। 1 मोल नहीं, अब 1 मोल में जितने ग्राम बनते हैं मुझे इसका क्या निकालना है, उतना 1 ग्राम के लिए कितनी चाहिए, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 मोल C3O और क्या ये H8 है, ठीक है, H8, तो इसका मोलर मास बताओ जरा कितना होगा? 44। 36 और 8 44। यस सर। तो ये यानी कि 1 मोल के लिए ऑक्सीजन कितनी चाहिए होती है, मेरे को 5 मोल चाहिए है। ठीक है, अब मैं क्या कह सकता हूँ, 44 ग्राम के लिए ऑक्सीजन मुझे चाहिए 5 मोल। अब मुझे 1 ग्राम के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए, 5/44 मोल, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन मोल में आएगी। उसने किसमें पूछी है यार ऑक्सीजन, देखो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड पर ग्राम फॉर द रिएक्शन गिवन, किसमें है भाई, ये तो दे ही नहीं रहा, ग्राम में है सर। सर ग्राम मोल में में? निकालते हैं ना, मिनिमम अमाउंट होगा तो मोल की वैल्यू कम आ जाएगी। तो यहाँ हाँ वो कोई बात नहीं है, ये बात सही है, मिनिमम अमाउंट पूछा है, उसका कोई चक्कर नहीं है ग्राम या उसका, तो यहाँ पर ये मोल आ गया। ठीक है, सेम एज इट इज P4 के लिए निकाल सकते हो, सेम एज इट इज आप जिस चीज के लिए सोचना चाहते हो उस चीज के लिए निकाल सकते हो। तो ये देखिए 166 डिवाइडेड बाय 44 दिस वन, ठीक है, फिर P नेक्स्ट इक्वेशन के लिए 160 डिवाइड बाय 124, फिर नेक्स्ट इक्वेशन के लिए इन्होंने सबके लिए सीधा सीधा निकाल के सोल्व आउट करके दे रखा है। हाँ भाई समझ में आया सर क्वेश्चन, सबको समझ में आ गया? हाँ बेटा यस सर, आ गया। आ गया। तो अब आप लोग मुझे बताने वाले हैं, कोई एक स्टूडेंट, वन ऑफ यू यस सर, विल टेल मी कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है सर इस 6th वाले को 5th वाले को? रुक, पीछे वाली स्लाइड यहाँ पर है, कहाँ पर पहुंच गए हम, This one? ये रे, ठीक है। तो बताइए जरा मुझे नेक्स्ट P4 वाली इक्वेशन के लिए कौन स्टूडेंट बताने वाला है, P4 वाली इक्वेशन के लिए क्या होने वाला है, दिस वन। टच में प्रॉब्लम आने लगी है फूड का 1 ग्राम देख लेते हैं हम लोग। P4 का मोलर मास निकाल लेते हैं, उसके बाद 1 ग्राम के लिए कितने मोल लेंगे वो देख लेंगे। ठीक है, P4 का मोलर मास 124 है P4, ठीक है। 124 में 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन यूज हो रहे हैं। 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है भाई, 160 बाय 124 हो जाएगा, 160 बाय 124 ग्राम 1 मोल के लिए कंज्यूम्ड आ जाएगा। Yes, ठीक है, सेम नेक्स्ट सी पार्ट के लिए कौन बताने वाला, सी पार्ट? सर एफसी का पता है, अप्लाई कर लेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे 96/224। आयरन जो है 56 होता है, 4 से मल्टीप्लाई होएगा तो इसका मोलर मास आ गया 4 मोल के लिए 3 मोल ऑक्सीजन चाहिए यहाँ पे, तो 96 स्टैंड फॉर 3 मोल ऑक्सीजन। ये समझ में आ रहा है ना? 96 यस सर। हाँ, डिवाइड में आएगा तो देखो 244 ग्राम के लिए 96 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तो 1 ग्राम के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए, सीधा आ रहा है, सीधा इसके अंदर सीधा। 4 है ना, तो 224 क्यों लिखा हुआ है? क्या बेटा? जैसे इसके अंदर जो नीचे आयरन नीचे 224 इसका लिखा हुआ ना, आयरन 4 है, देखो जरा 4 आयरन का 244 आएगा। अच्छा यहाँ 224 लिख रखा है क्या? ये गलत होगा, जरा सॉल्व करके देखना इसको, सॉल्व करके आंसर दो मुझे भाई, who will solve that? सर सही लिखा है उसने, 4 मोल 50 सही लिखा है वहाँ पे 4 मोल, मतलब 3 मोल को बनाने के लिए 4 मोल लग रहे हैं, तो 3/4 लगेगा और मोलर मास तो वैसे ही रहेगा नीचे।
हाँ तो फिर ये 224 क्यों आ रहा है? 244 नहीं आना चाहिए 56 into 4 किया ना Yes. क्या? सर 56 into 244 4 किया ना आयरन का मोलर मास। हाँ 56 इंटू 4 यस सर 224 ही आएगा। 224 आएगा। तो 224 ही है, यहाँ वहाँ पे 244 गलत है सर। लिखा हुआ है, क्या सर? ये गलत लिखा हुआ है सर, ऊपर 244। यस सर ये गलत लिखा है। हाँ तो एक चीज तो गलत है, वही तो पूछ रहा हूँ ना बेटा, ये एक चीज तो पक्का गलत है। चलो ठीक है भाई, इसको ठीक कर लीजिए, ये 224 आएगा, 2 विल बी देयर। ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, sir. सर ये तो सीधा मोल से भी निकल रहा है, 3 को 4 से डिवाइड कर दिया तो 3 को 4 से डिवाइड कर देंगे, हाँ उससे भी मिनिमम मैक्सिमम निकल जाए। लेकिन देखो हमेशा ऐसा नहीं होता, इसलिए उसने ग्राम में पूछा, हम सबको ग्राम में लेके और उसके बाद में आंसर निकालने वाले। समझ में आया? इट इज नॉट ऑलवेज कि वैसे निकल जाएगा, आप लोग जैसा निकालना चाहते हैं सोल्व कर सकते हैं। सबके मोल निकाल लो, फिर यहाँ ऑक्सीजन कितने मोल लगी, यहाँ कितने मोल लगी, यहाँ कितने मोल लगी, और उसने बोला मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड पर ग्राम ऑफ रिएक्टेंट। तो जो सबसे कम वाला अमाउंट आएगा मोल में भी आप निकाल सकते हो। 4 मोल के लिए 3, देखिए शुरू वाले में क्या है, 1 मोल के लिए 5 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। उसने पर ग्राम पूछा था, 44 के लिए 5 मोल है, एक के लिए क्या होगा 5/44, पहला आंसर आ गया। दूसरा आंसर क्या आएगा, P4 1 मोल के लिए 5 मोल है, मतलब 124 ग्राम के लिए 5 मोल है, तो 1 ग्राम के लिए कितनी होगी 5/124 आ जाएगा। ये दूसरा आंसर है डी वाला। सी वाले में क्या आएगा फिर, ये 4 मोल के लिए 3 है, सर 3 डिवाइडेड बाय 4 मोल में कितना होता है 224 है, तो 96 डिवाइडेड बाय 224। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 224 की जगह नहीं 96 की जगह क्या लगाना हमें, 96 की जगह 3 होगा सर। 3 मोल लगेगा, यहाँ पर लगेगा 3 मोल। ठीक है, तो ये हम 3 मोल लगा देते हैं, यहाँ 3 मोल डिवाइड बाय 224। सेम एज इट इज नेक्स्ट वाले के अंदर भी 1 मोल ऑक्सीजन है 44, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 44। अब देखिए आप खुद आंसर निकाल सकते हैं कि सबसे कम किस में है। उसने अमाउंट पूछा है, ग्राम में निकालना चाहो ग्राम में निकाल दो, और अगर आप ग्राम की जगह मोल में निकालना चाहते हो तो मोल में निकाल दो। तो ये हमारे मोल वाले आंसर हैं, ये वाले। यस दिख रहे हैं ना बेटा सबको? यस ठीक है, तो वैसे भी उसने मिनिमम पूछा, उसने कहा ही नहीं कि ग्राम निकालना मोल निकालना, जो निकालना निकाल लो, इट्स आवर चॉइस। ठीक है, नोट देम। हाँ भाई समझ में आ गया सबको? यस सर। तो देखिए अब एक चीज बता देता हूँ, जैसा कि हमें समझ में तो ठीक आ रहा है, लेकिन देयर इज ए प्रॉब्लम कि पेपर में जब एग्जाम में बैठते हैं हमें क्वेश्चन आता भी होता है, लेकिन इट्स टेक टाइम, ये समय लेता है। तो इसका इलाज क्या है, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, देख के पता लगना चाहिए किसका कम है किसका ज्यादा है, और इस तरीके से आप आसानी से उन चीजों को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अप्रोच ना आप लोग बताइएगा मुझे, ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा, जस्ट टेल मी अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ एक चीज बता देता हूं इसमें, खैर ये ऐसा क्वेश्चन सीधा नहीं है। देखिए 300 केल्विन के ऊपर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर 10 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन रिक्वायर्ड 55 ml ऑफ ऑक्सीजन। इसने ml में दिया है, काम की चीज सिर्फ ये है, टेम्परेचर वगैरह से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 10 ml हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सचर है, यानी कि एल्केन है, सिंपल। टू कंप्लीट कंबशन के लिए 40 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड, और उससे क्या निकल रहा है 40 ml कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। ठीक है, द फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन इज, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला बताना है। तो यहाँ फॉर्मूला कैसे पता लगेगा, पहले मोल्स में कन्वर्ट कर ले सर। दो तरीके हैं। 22/4 सुनिए, एसटीपी पर कन्वर्ट होगा, वो पीवी इक्वल एनआरटी लगाओगे। एसटीपी तो इन्होंने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो दिया, लेकिन टेम्परेचर तो इन्होंने 300 केल्विन दे दिया। क्या करोगे टेम्परेचर का? हाँ टेम्परेचर 300 केल्विन है ना, रूम टेम्परेचर है सर। हाँ रूम टेम्परेचर है, लेकिन हमें एसटीपी के ऊपर अगर आप इस वॉल्यूम को अगर आप मोल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है बेटा, रूम टेम्परेचर नहीं होता। आइडियल कैसे इक्वेशन लगा के निकाल सकते? फिर रेशियो निकाल लेते हैं, कितने कितने रेशियो में बनेगा, हाँ वैसा जो कुछ निकलेगा। तो देखो सबसे पहले इसको 2 तरीके हैं निकालने के। एक मेथड तो मैं आपको सीधा बता देता हूँ कि आपको पता है ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से किसी एक ऑप्शन को मान लो और निकाल लो, यहाँ से किसी एक ऑप्शन को निकाल के कि भाई हाँ ये वाला सही हो सकता है, और उसके हिसाब से आंसर लगा दो। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा जो इन्होंने यहाँ दिया ना, एडियोमेट्री क्या कहती है कि मतलब रिएक्शन को बैलेंस करो। तो एक हाइड्रोकार्बन के लिए 11th क्लास में एक चीज सिखाई जाती है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, अगर वो एल्केन है तो उसका फॉर्मूला क्या हो सकता है भाई। मान लो उसका फॉर्मूला C और कार्बन है X और H है Y,
अगर इसको ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हो, कोई भी हाइड्रोकार्बन, एल्केन एल्कीन एल्काइन, अगर इसको ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हो तो भाई x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 4 इतने ऑक्सीजन लगेंगे, ठीक है, और x कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, y/2 वाटर बनेंगे। तो इसको हम सिंपल करके देखते हैं, CH4 लिख रहा हूं मैं, CH4 प्लस ऑक्सीजन, हमें इसको तो बैलेंस करना आता है, यस। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, ये समझ में आ रहा है सबको। अब इसको बैलेंस करें तो जरा बैलेंस करके देखो, ऑक्सीजन और कार्बन बैलेंस है, वाटर नहीं, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, वाटर कितने, हाइड्रोजन कितने हैं, वहां 2 है, तो अगर मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 4 हो गए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 इधर आ गए और 2, 4 हो गए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के लिए यहाँ 2 लगा दें तो हो गया बैलेंस। यस सर। यस सर। अब इस बैलेंस इक्वेशन को सी एक्स और एच वाई के हिसाब से बैलेंस करके देखें, तो सी था 1, ठीक है, और एक्स मतलब एक्स की वैल्यू है 1, वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू 4, हाँ बेटा, यस सर। वाई की वैल्यू 4 आ रही है ना, ठीक है। अब x की वैल्यू पता लग गई, y की वैल्यू पता लग गई, तो इस इक्वेशन के अंदर अगर पुट करते हैं तो हमें ये पता, अब क्या ये वाला फॉर्मूला बन सकता है। तो अब देखो, मुझे ये निकालना है कि ऑक्सीजन कितने लगेंगे, कैसे पता लगेगा ऑक्सीजन कितने लगेंगे, x प्लस वाई बाय 4, तो x था 1, y था मतलब y बाय 4 है, y था मेरे पास 4 डिवाइडेड में 4, ठीक है, तो ये आ रहा है 2, यस यस सर, अपने आप आ रहा है ना। तो अब मुझे सिर्फ ये फॉर्मूला पता था, और मैंने मतलब मुझे हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला पता है जिसमें मेरे को एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई, तो मुझे ये पता है कि ऐसा कोई फॉर्मूला होता है, तो मैं ऑक्सीजन की वैल्यू निकाल सकता हूँ। फिर ये कितने बनेंगे अभी, एक्स के बराबर ना, यहाँ एक्स लगा हुआ है, तो यहाँ 1 है कि नहीं है ये बताओ, ऑलरेडी 1 है, ये 1 ही है यहाँ पे, और एक्स की वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसका मतलब ये भी सही है, क्योंकि उसने बोला था जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे वो एक्स के बराबर निकलेंगे, और एक्स यहाँ पर 1 है। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है ना। और y/2 वाटर निकलेंगे, तो y था 4 भाई, y डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा 4/2, तो डेफिनेट सी बात है वाटर कितने निकले, 2, तो यहाँ पर आपके सामने ये कितना है, ये 2 है। क्लियर है सबको, यस सर, यस सर। तो हाइड्रोकार्बन के लिए 11th क्लास में ये वाला फॉर्मूला ना कहीं एक बार आता है, ठीक है, और वो जनरली बच्चे याद नहीं रखते, हम भी ज्यादा इंसिस्ट नहीं करते, ठीक है, हालांकि मैं बोल देता हूं जब भी फॉर्मूला करवाता हूं कि बेटा ये इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, जब आपने सॉल्व कर रखे हैं तो आपको पता होता है इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, नहीं सॉल्व किया कभी तो फिर आप कह सकते हो कोई बात नहीं छोड़ दो। एट लीस्ट ये बैलेंसिंग के लिए फॉर्मूला है, हमेशा याद रख सकते हो, जब भी एल्केन होगा तो सीधा सीधा एक्स वाई अगर एल्केन है तो डबल उसका होगा, मतलब डबल नहीं कह सकते, अब आप इसे ये नहीं कह सकते 2 होगा, वाई का यहाँ पर 2 का कोई लिंक नहीं, एक्स प्लस 4 बाय यानी y/4 ये x होगा और ये y/2 होगा, ऐसे करके फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप आसानी से इसके नंबर ऑफ मोल्स को बैलेंस कर सकते हो। तो यहां से हमने मान लो इसको बैलेंस कर दिया, अब हमें क्या चाहिए, x और y की वैल्यू चाहिए ना, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब इसने क्या किया कि मान लो कि हमने 1 मोल लिया, यहाँ अब क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ इसने क्या कर रखा है, कैसे सॉल्व करेगा, ये मान लो 1 मोल था, ठीक है, तो ये सारे के सारे x मोल आ जाएंगे ना, बाकी सबकी वैल्यू जितनी भी आएगी। अब अगर ये 1 ml है तब भी सेम रहेगा, 1 मोल और 1 ml, क्या ये सेम रहेगा, बताओ सर एक बार रिपीट करना क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो क्या कहता है, 10 ml हाइड्रोकार्बन को 55 ml ऑक्सीजन चाहिए होती है कंप्लीट कंबशन के लिए, और 40 ml कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। सेम वॉल्यूम जो है गैसेस का जब मिक्स करते हैं, याद है वो सेम वॉल्यूम बनता है, पहला लेसन यही Yes, मोल sir. कॉन्सेप्ट का। यहाँ पर वही चीज लगा रखी है कि यहाँ वॉल्यूम अगर सेम है तो वो 1 ml था, तो ये x प्लस ये बैलेंसिंग के हिसाब से उतना ही बैलेंसिंग के हिसाब से हमारे पास वॉल्यूम बनेगा। इसको मैं जरा सही करके आपको बताता हूँ कि ये कैसे बनता है, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, वेट इसको मैं जरा रब कर दूं कि आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब सिंपल करके आपको एक चीज बताता हूँ, जरा ध्यान देना उसके ऊपर, वो एक लॉ था, सिंपल लॉ है, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये बनाते हैं पानी, ठीक है, वाटर। तो यहाँ पर हमने एक चीज की थी, इसको बैलेंस करते हैं हम, बैलेंस में क्या आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है ये। यस अब सर। इसके अंदर हमने एक चीज की थी कि इसका 2 वॉल्यूम, इसका 1 वॉल्यूम जो इसके स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो होते हैं, और ये 2 वॉल्यूम जो है
वो क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। ये एक लॉ था, यस और नोट, याद है किसी को? याद है वो उनका है ना? तीसरा सिंपल सा लॉ है कि इसके स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो के बराबर भी अगर हम वॉल्यूम लेते हैं तो वो हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ पर वही वाला लॉ अप्लाई हो रहा है। इन्होंने क्या कर रखा है भाई, 1 ml, ये देखो 1 ml जो है, अगर ये 1 मोल है तो ये x प्लस वाई बाई 4 मोल होगा, क्योंकि इन्होंने x और y के हिसाब से बात कर रखी है ना। 1 मोल के लिए इतना आएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड भी x मोल बनेगा। तो ये क्यों नहीं ले रहा है ये वाटर, व्हाई इट इज लिविंग द वाटर, कोई बताएगा? लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा ना। नहीं, उसने पूछा ही नहीं यार, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा है वो, बात ही खत्म है। हमें क्यों लेना फालतू में वाटर से पंगा, है ना? समझ में आ गया? यस सर। हाँ, तो हम वाटर को क्यों लेंगे यार? तो देखो यहाँ पर सीधा सीधा उसने क्योंकि ml में दे रखा, तो मुझे पता है ये इतना ml है तो इतना ml है, और ये क्या होगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड भी XML ही निकलेगा। ठीक है, अब मुझे पता लग गया कार्बन डाइऑक्साइड XML निकलेगा। मुझे अगर x की वैल्यू पता लग जाए, और ml में उसने कितना बोला, 10 ml हाइड्रोकार्बन है, तो 10 ml हाइड्रोकार्बन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड 10x ml निकलेगा। अब 10 ml मत लिख देना, 10x ml, ये x ml है, 1 ml है तो x ml है, x अननोन है, 1 ml है तो 1 ml नहीं कहा मैंने। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। हाँ, इसमें गड़बड़ नहीं करनी है कि 1 ml कह दिया तो ये लो 1 ml है तो खत्म ही हो गया, यहाँ पर भी 1 ml होना चाहिए। वो x ml है तो आपको वो x ml के हिसाब से ही चेकआउट करना पड़ेगा। तो ये x ml है हमारे पास, सीधा सीधा, है ना। अब ये 10x ml हो गया। अब अगर x की वैल्यू पता लग जाए तो बस बन गई बात। क्लियर है? मुझे पता है 10x ml कितना है, 40 ml के बराबर है, x की वैल्यू पता लगी, दैट इज 4। हाँ भाई, दिया उसने, कार्बन डाइऑक्साइड 40 ml है। सर समझ में नहीं आया ये। हाँ बेटा, क्लियर है सबको? सर समझ में नहीं आया, रिपीट कर दो एक बार। समझ में नहीं है, ठीक है, दोबारा से सुनिए। ठीक है, सबसे पहली बात, आपको ये वाला लॉ समझ में आया या नहीं आया? ये वाला, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला जो मैं लॉ बता रहा हूँ, दिस वन। यस सर, ये तो ठीक है। क्लियर ना? तो देखो यहाँ ये क्या बोलता है, जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो होते हैं उन रेशियो को अगर मैं वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देता हूं तो वो उतने उतने वॉल्यूम में बनते हैं। यहाँ पर उसी लॉ को यूज किया गया है। तो यहाँ इसने क्या कहा, अगर मैं ये CX और HY ले रहा हूं, अगर मैं इसको मान लूं कि CXHY जो है वो 1 मोल, मैंने इसका 1 मोल लिया, दिस वन, तो मुझे पता है ये अगर 1 मोल है तो ये ऑक्सीजन के आगे जो लगा हुआ है ये भी तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो था ना, ये 1 मोल है, तो ये भी इतना मोल के बराबर होगा। यस और नोट? ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, अब ये इतना क्लियर अगर आपको हो गया, और ये कितना आएगा, ये x मोल आएगा। यस, ये भी क्लियर हो गया? यस सर। तो यानी ये मोल दे रखे हैं, मोल जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है, मोल को ही मैं वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकता हूँ ना, 2 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम। यस, ये भी क्लियर है? यस सर। तो यानी मैं इस 1 मोल की जगह 1 ml लिख सकता हूँ, और इस मोल की जगह भी ml लिख सकता हूँ, बिल्कुल, इतने मोल या इतने ml, और ये भी ml लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये क्लियर हो गया? यस सर। अब देखो, उसने बोला था 10 ml हाइड्रोकार्बन है आपके पास, तो मुझे 1 ml के लिए मुझे एक डाटा मिल गया, मुझे एक लाइन मिल गई, दिस इज द यूनिटरी मेथड वाली, मुझे एक लाइन मिल गई कि 1 ml अगर मेरे पास हाइड्रोकार्बन होगा तो मेरी ऑक्सीजन कितनी होगी, x प्लस वाई बाई 4 ml होगी, और मेरी कार्बन डाइऑक्साइड होगी x ml। ठीक है, ये वाली लाइन मुझे मिल गई। ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। तो अगर मुझे ये पता लग गया कि 1 ml के लिए जब मुझे ये x ml के लिए जब मुझे कहानी सारी समझ में आ गई, तो अब मैं 10 ml के लिए भी तो निकाल सकता हूँ ना इसको, क्योंकि उसने हाइड्रोकार्बन मुझे दिया 10 ml। ठीक है, तो मैंने 10 ml के लिए कितना होगा भाई, ये 10 मल्टीपल होगा कि नहीं होगा? यस सर, ठीक है। ठीक है, और ये भी 10 मल्टीपल होगा कि नहीं होगा? ये भी मैंने 10x ml कर दिया। क्लियर है? यस सर। तो अब मुझे यहाँ पर क्या चीजें हैं जो अननोन है, मुझे x की वैल्यू अननोन है, मुझे y की वैल्यू अननोन है, लेकिन उसने बोला 40 ml कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो 10x ml को मैं इक्वल टू 40 ml कर सकता हूं कि नहीं? यस सर। बस हो गया, फिर x की वैल्यू आ गई 4। यस, सबको क्लियर हुआ ये? यस सर, हो गया। क्लियर है सर। ठीक है, x की वैल्यू, अब देखो मैंने सबसे शुरू में क्या कहा था कि आप लोग इसे देखते ही क्या करोगे, 300 केल्विन टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पीवी इक्वल एनआरटी को लगाओगे, पीवी इक्वल एनआरटी। अब देखो मैं उसको भी बता देता हूँ, पीवी इक्वल एनआरटी अगर ऐसे ये सच में लग जाती, सिर्फ टेम्परेचर हमारा क्या होता, ये 273 केल्विन होना चाहिए था, फिर तो ये लग जाती। और इससे मैं क्या करता,
10 ml जो वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है, अब ये ml में वॉल्यूम है, ये गैस का वॉल्यूम है या लिक्विड का वॉल्यूम है, ये कंफर्म नहीं है। फिर भी हम मान लेते हैं, हमें पता है ऑक्सीजन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, और हाइड्रोकार्बन छोटी चेन का होगा तो गैस होगा, तो इसको भी गैस मान लेते हैं। उसके बाद में हम पीवी इक्वल एनआरटी के हिसाब से निकाल सकते हैं कि इसका वॉल्यूम कितना होगा, सॉरी वॉल्यूम क्या, इसका नंबर ऑफ मोल कितने होंगे। आर की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू पता है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, वॉल्यूम 10 ml है, तो एन पता लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? हाँ बेटा, यस सर। तो यानी 10 ml हाइड्रोकार्बन का मुझे नंबर ऑफ मोल पता लग गए। सेम एज इट इज 40 ml कार्बन डाइऑक्साइड के मुझे नंबर ऑफ मोल पता लग गए। मुझे कार्बन डाइऑक्साइड को पता है ना कि एक मोल में कितनी होती है, 44 ग्राम होती है, तो 40 ml में मुझे नंबर ऑफ मोल पता है, तो मैं बता सकता हूँ 40 ml में जितने नंबर ऑफ मोल आ रहे हैं उसमें कितने ग्राम होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड के ग्राम पता लग जाएंगे। यस, ये बात समझ में आ गया? रेशो निकाल के नहीं कर सकते, रेशो निकाल के रिएक्शन लिख के कंपेयर कर ले। क्या क्या क्या? रेशो निकाल लिया कितने कितने से कितना बना, और फिर रिएक्शन लिख के कंपेयर करके अगर आंसर में मैच कर, मतलब तीनों आंसर में रख के निकाल देखिए, तो सकते हो, क्योंकि लेकिन CL वाला कैसे? अरे सुनिए, कैसे यार, ये 10 ml 40 ml इनको कैसे रेशो को बैलेंस करोगे? इसीलिए तो बोल रहा हूँ, अगर मैं इस इक्वेशन का यूज कर सकता था, अगर मुझे यहाँ सिर्फ टेम्परेचर में सही दिया होता, लेकिन उन्होंने टेम्परेचर ऐसा दे दिया, तो गलती से भी वो इक्वेशन यहाँ पे यूज मत कर लेना। मैं इस चीज को कंफर्म कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से, ठीक है बेटा? सर ये जो वाला मेथड है ये तो जनरल मेथड है ना? कौन सा जो हम कर रहे हैं? हाँ सर, एडोमेट्री वाला। हाँ, ये नॉर्मल मेथड है बेटा, जनरल मेथड, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं सर यूज ये हो रहा। हर टेम्परेचर में लग जाएगा ना? क्या क्या क्या? हर टेम्परेचर में लग जाएगा ना? हाँ, हर टेम्परेचर पे लगेगा बेटा ये तो, क्योंकि एमएल के हिसाब से जो इन्होंने चीज दे रखी है वही, उसी के लिए तो बता रहा हूँ कि ये हर टेम्परेचर पर एप्लीकेबल है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि भाई इस फॉर्मूले को डायरेक्टली लगा सकते हो, और ये ला है, एक छोटा सा ला है जिस पर हम जनरली ध्यान नहीं देते कि सेम वॉल्यूम है, चलो ठीक है, ये तो हमें पता ही है, वी नो इट ऑलरेडी, है ना? ऐसा ही करते हैं हम लोग, इसीलिए हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, क्योंकि सारा फोकस होता है मोल कॉन्सेप्ट पे, और मोल कॉन्सेप्ट वो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट की जगह पर फोकस क्या करते हैं भाई, इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस कर लेते हैं, मोल कॉन्सेप्ट पर ज्यादा और इसके ऊपर थोड़ा कम, और इसकी वजह से गड़बड़ हो जाती है। समझ में आ गया? सर अगर हमें लॉ ना पता हो तो हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे अगर कोई भी गैस हमने किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पे ली, तो मतलब उसका वॉल्यूम तो सेम ही आएगा ना सारी गैसेस के लिए। तो अगर हम सर यहाँ पे 1 ml की जगह अगर हमें लॉ ना पता हो, तो मतलब सर सेम वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो चीज तो सेम ही रहेगी ना, तो वहां से 10x आ जाएगा फिर। हाँ, कह सकते हो। देखो इसका मतलब क्या है वो बता देता हूँ कि सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर सभी गैसेस का वॉल्यूम जो है वो सेम रहता है उनके स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से। दैट इज द लॉ। क्लियर है? यस सर। बस वही हाँ, ये चीज पहले भी कह रहा था कि अगर डिवाइड करके रेशियो निकाल ले मोल्स का, कि 1 मोल के लिए 5.5 लगे ऑक्सीजन के, 1 मोल के लिए 5.5 लगे। देखो बेटा, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, अगर वो सेट बैठ रहा है तो, लेकिन एज पर लॉ अगर हम बात करते हैं, आप अगर उसको करके देखो, इसमें अगर जैसे आपको इसमें जैसे बोला गया है वैसे ही हो गया, 5.5 ही बन वो जाएगा। वैसे ही रहा होगा, जैसे 2 + 5/4 है। ठीक है। एक बार पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक बार हम इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद में बाकी की संभावनाओं पर बात करेंगे, ठीक है? जैसा आपके दिल में आ रहा वो भी मेथड हम अप्लाई करेंगे, नो वरी। तो देखिए यहाँ x की वैल्यू आ गई 4। अब x की वैल्यू अगर मुझे पता है तो देखो भाई y की वैल्यू भी निकाल सकता हूं मैं, है ना? तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा भाई? ऑक्सीजन का वॉल्यूम इसने क्या कर रखा था, x + y/4, x + y/4 10 ml के हिसाब से, ये वाला, ठीक है? यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, है ना? x + y/4 इंटू 10 ml, तो इंटू 10 ml इक्वल 55, इसने दे रखा है यहाँ पे, ये 55 मोल है, ठीक है, ml है, तो इसको इक्वल 55 बोल दिया। x की वैल्यू हमें पता है तो हमने y की वैल्यू निकाल ली। दैट्स इट। समझ में आया यहाँ तक? ये सब तो समझ में आया होगा। यस सर। इतना समझ में आ गया। अब x और y की वैल्यू पता है तो हमारे पास हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला आ गया, C4H6। अब ये सब सबको समझ में आ गया ये वाला मेथड? यस और नॉट? सर आपने एक जो ट्रिक बताई थी कि एल्केन ही होगा, तो इसमें तो 2 ही एल्केन दिख रहे हैं, बी और सी। हाँ हाँ बिल्कुल, 2 ही एल्केन है। ये तो ये वाली क्या है, C4H8, हाँ ये तो एल्कीन है ना? इस पर तो अप्लाई नहीं होगा। और ये फॉर्मूला सिर्फ एल्केन के लिए है।
ये वाला भी मेथड यूज कर सकते हो, मैं उसी के ऊपर आऊंगा, रुकिए जरा, ठीक है। तो भाई सबसे पहले बी क्यों है एल्केन भाई, 4 दूना 8, ये तो 2 कम हो रहा है, ये भी नहीं ये है, तो एल्काइन है बी एल्केन है सर, एल्काइन है तो। ठीक है। नहीं ये सिर्फ एल्केन पर नहीं, एल्केन एल्किन एल्काइन तीनों पर फॉर्मूला यूज होता है, मतलब हाइड्रोकार्बन ओनली, तीनों के लिए यही है, तीनों के लिए यही है ये, तो यानी इन तीनों पर अप्लाई होगा, ये याद रख लेना। तो इन तीनों में से एक ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन तो डेफिनेटली क्रॉस है। तो इन तीनों में से इसको कैसे समझें, इन तीनों के लिए आप पहले इसको अप्लाई करो, फिर इसको ऊपर करो, फिर इसको करो, लेकिन इसे अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर ये mls को डेफिनेटली उसके इक्विवेलेंट करना पड़ेगा, ये वाला तो आपको लगाना ही पड़ेगा, इसके बिना इसको नहीं सोल्व कर सकते। अब बात करते हैं यशवीर की। यशवीर आप क्या कह रहे थे बेटा, किस मोल की, क्या कहानी की, क्या बात मैं कर रहे हो? मतलब ये बोल रहा था कि हमने जैसे हमें पता है 10 ml से 5.5 ml मतलब ऑक्सीजन यूज होगी 10 ml और 40 ml बनेगा, तो हम रेशियो निकाल लेते हैं कि एक ml के लिए, 1 ml हाइड्रोकार्बन के लिए 5.5 ऑक्सीजन यूज होंगे। 10 ml से 55 बन रहा है अपना, ठीक है, O2, और 1 ml के लिए आपने निकाल लिया, ठीक है, 5.5। अब आगे बताओ सर अब हमें ये पता है, अब रिएक्शन जो है ना, मतलब वो लिखने की कोशिश कर लेते कि रिएक्शन लिख सकते हो, ठीक है, बताओ कैसे लिखोगे, टेल मी द मेथड। सर जैसे हेलो, CX और HY है ना, वो सेम ही रहने देते, और मतलब एक हाइड्रोकार्बन को कुछ मान लेते CXHY प्लस के 5.5 O2, मतलब प्रोडक्ट में जाएगा CO2 4 मोल, कंपेयर करके निकाल लेते हैं उससे। सच में गैस लगा सकते हो ऐसे? मुझे तो नहीं लगता यार। कार्बन का गैस निकल गया 4, और फिर हम मतलब 3 ही ऑप्शन है बचे हुए, उन तीनों को लगा लगा के देख सकते हो उसमें। अरे सर 3 इसने भी ऑप्शन तो वही ठीक है, कंसेप्ट लगाया। कार्बन का तो 4 निकाल लोगे, हाइड्रोजन का कैसे बताओ, और कार्बन का 4 आपने कैसे निकाला? 4 CO2 है ना, और क्या है, मोल से 4 CO2 बनेगी ना, 1 ml से 4 CO2, 4 ml CO2। 4 CO2 बनेगी, 1 से 4 बनेगी, ठीक है। 4 आपने मोल, आप इसको मोल के हिसाब से ले रहे हो और थोड़ा सा ना इस फॉर्मूले को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। मैं आपकी सारी संभावनाओं से अवगत हो रहा हूँ और इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि ये जो गैस लगा रहे हो इट इज गुड, नाइस, ठीक है, सोच रहे हो बहुत अच्छा, और मैं इसके डेप्थ में लेके जाना चाहता हूँ इस क्वेश्चन के, इसीलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ कि अपने तरफ से तरीके बताओ। लेकिन मैं लास्टली आपको यही बोलूंगा, इसके अलावा आप निकाल नहीं पाओगे, जो हमने ये दे रखा ना, इसके बिना नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। आपने ठीक सोचा, वो गैस पहली बार ठीक तुक्का बैठ भी गया बेटा। ये जो है ना, ये x + y/4, ये बहुत भयंकर कहानी है। आपने मैथ में देखा होगा कि किसी टर्म को इंक्रीज करना है, x y को इंक्रीज कर दिया तो fx + y उस रेशो से इंक्रीज नहीं होगा जिस रेशो से आप कर रहे हो। ये 10 ml है, आप इसको उस रेशो से चेक कर रहे हो 10 ml को, जबकि वो उस रेशो से नहीं हो रहा, हो सकता है y ज्यादा हो सकता है y कम हो, समझ रहे हो, वो उस रेशो को सेट नहीं बैठेगा, ये तो सिर्फ 2 का रेशो है। ये बात मेरी समझ में आई? यस सर। तो ये भयंकर वाला काम हो जाएगा। आप सोच सकते हो किसी एक पर्टिकुलर गैस के लिए आपका गैस सही लग सकता है, नो डाउट टू इट, लेकिन सभी क्वेश्चंस पर ये अप्लाई नहीं होने वाला, तो ये डेफिनेटली ये सही नहीं होगा। यस, क्लियर है सबको? सर सही होना sir. चाहिए ना, क्योंकि मतलब एक तरह से मतलब एक मतलब पर्टिकुलर वॉल्यूम पे मतलब सेम होगा सारी गैसेस के लिए, तो वैलिड तो होना चाहिए। पर्टिकुलर वॉल्यूम पर सेम होगा, ठीक है, वॉल्यूम सेम होगा, मान लिया, बिल्कुल। तो उसका वॉल्यूम के हिसाब से आप उसको मोल में कैसे कन्वर्ट करोगे प्रणव बेटा? आई एम आस्किंग टू यू, हाउ यू कैन कन्वर्ट इट इनटू मोल? सर मोल मोल निकालने में की अगर जरूरत हम, ही नहीं है। यस सर, अगर हम मोल की जगह ऐसे देख लेना कि मतलब इतनी क्वांटिटी के लिए इतनी चीज यूज हो रहा है, तो वहां से यूनिटरी मेथड लगा के निकाल लेंगे। ठीक है, मान लो हम उसके हिसाब से देखते हैं यार, चलो हम आप वाली मान लेते हैं और उसको करेंगे भी, ठीक है। जैसे 10 ml के लिए मैं सारी संभावनाएं लिख लेता हूँ, ठीक है। 10 ml के लिए कितना चाहिए? 55 ये O2 चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी चाहिए? 40 ml, ठीक है, क्लियर है? ये लिख लिया Yes, मैंने। 1 ml के लिए मैंने निकाल लिया, ये बनेगी 5.5 और ये बनेगी कितना? 4 ml, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब बताओ फॉर्मूला कैसे बनाओगे?
सर अब मान लेते हैं किसी एक मतलब जो हमें टेम्परेचर प्रेशर दिया है उस पे x वॉल्यूम है, तो तीनों तरफ x से डिवाइड करेंगे तो ये मतलब वैल्यूज तो सेम ही रहेंगे, x कट जाएगा। नहीं, फॉर्मूला कैसे बनाओगे यार, एक्स वॉल्यूम तो मान लोगे, फिर आगे। नहीं सर, हमने x से डिवाइड कर दिया ना वहाँ पे, तो मतलब 1/x हमारे नंबर ऑफ मोल्स, अगर 5.5x/x नंबर ऑफ मोल आ गया, तो जब हम इक्वल करेंगे तो x से x कट जाएगा ना। ये एक्स मोल आ गए आपके, ऐसा कह रहे हो? यस सर। तो इस ये मोल कैसे आए? वॉल्यूम को आपने किससे डिवाइड किया? एक्स इज व्हाट? सर ये हमने वॉल्यूम एक को हमने उस arbitrary टेम्परेचर point के value- मतलब सर जो वॉल्यूम लिया वॉल्यूम उस आता टाइम पे, है एक मतलब मोल का कितना होगा उस टेम्परेचर प्रेशर पे। उस टेम्परेचर प्रेशर पर उसका वॉल्यूम कितना होगा? एक मोल का। सर वो मतलब स्टैंडर्ड जो था वो शायद एक्सकिल में लेट कर लिया। यस सर। क्या लेफ्ट कर दिया? लेट कर लिया स्टैंडर्ड, जैसे स्टैंडर्ड वॉल्यूम होता है ना एक मोल का, तो ठीक है, उसे स्टैंडर्ड वॉल्यूम एक्स लेट को कर वो दिया, लेट कर वो लिया। एक्स है, लेकिन किसके लिए एक्स है वो मुझे ये बताओ। अगर वो हाइड्रोकार्बन के लिए एक्स है, तो क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी एक्स होगा? वो उसके रेशो के हिसाब से होगा कि आपका 55.5 रेशो। अब यहां पर है क्वेश्चन मार्क यहां आता है, आपने 55.5 डिवाइडेड बाय इसका भी एक्स कर दिया क्या? अब इसको एक्स कैसे कर सकते हो कि इसका तो ये 1 मोल के लिए, यार मास मोल के लिए सबका अलग अलग होता है, मोलर मास अलग होता है, तो आप सबको एक्स से डिवाइड करके कैसे कर सकते हो? क्या ये सच में रेशो सही बैठेगा? थोड़ा इंटरनल सोच के देखो, क्या ये सच में रेशो सही बैठने वाला है? वॉल्यूम तो सेम होता है ना, वॉल्यूम सेम होता है, बट क्या मोल सेम होते हैं? क्या मोलर मास सेम होता है? ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अंदर की चीज, समझ रहे हो? जैसे 1 मोल में अगर 6.022 10⁻23 चीजें होती हैं 1 मोल में, ये सबके लिए सेम होती है, पर क्या उनका मोलर मास सेम होता है? मोलर मास सेम नहीं है तो मोल कैसे सेम हो जाएगा भाई? हाउ इट इज पॉसिबल कि मोलर मास क्योंकि अलग अलग आता है, तो गिवन मास बाय मोलर मास नंबर ऑफ मोल होता है, तो मोलर मास से डिवाइडेड होता है। आपने सबको x से एज्यूम कर लिया कि सबका x ही एक रेशो होगा और उसके हिसाब से 5.5 को, हो सकता है ये काम करे, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है? आप जो सोच रहे हो शायद आप सही हो, लेकिन इसको अप्लाई करके देखना क्या ये सच में काम करता है, तब इसके ऊपर विश्वास करना कि ये सच में काम कर रहा है, तो हम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। चलो एक बार इसको मान लेते हैं यहाँ ये काम कर रहा है, सबको एक्स से डिवाइड कर दिया, आगे फॉर्मूला बताओ मुझे कैसे बनाओगे एल्केन का? 1/x सी एक्स प्लस मतलब सी एक्स एच वाई प्लस के 5.5/x एक मिनट, सी क्या कर रहे हो? एक्स प्लस के सी एक्स एच वाई मतलब कोई भी टर्म मान लेते हैं। ठीक है, आगे। सर इक्वेशन तो बनी हुई है ना यहाँ पे, मतलब अगर हमने 10 ml के लिए 4 ml चाहिए तो 1/x को इक्विवेलेंट लग देते ना 4/x के, x कट जाएगा, x की वैल्यू डायरेक्टली 4 आ जाएगी। एक्स एक्स कट जाएगा, चार चार कहां से आया आपके पास? वाई बाय उससे क्या? नहीं सर, 4 जैसे कि वहाँ पे 1/x जो मोल्स है वो इक्विवेलेंट है ना 4/x मोल ऑफ CO2 के, तो वहां से इक्वल रख देंगे तो नीचे वाली टर्म कट जाएगी, तो x डायरेक्टली 4 के इक्वल आ जाएगा, वो कार्बन वाला x जो है। बताना जरा, लिख के मुझे बताओ क्या लिखना है, सर बोलो। जैसे कि यहाँ पे वहाँ पे 1/x जो है वो इक्विवेलेंट है 4/x, यानी 1/x मोल को रिएक्ट करने में 4/x मोल ऑफ CO2 मिल रहे हैं। ये 4/x के इक्विवेलेंट है, और सर ठीक यहाँ है? पे हमने जब इक्वेशन के नीचे सॉल्व किया तो x मोल आ रहा है। इक्वेशन सॉल्व की तो एक्स मोल कहाँ आ रहा है? ये सर कार्बन वहाँ डाइऑक्साइड वाइट वाले पे, सर ये नीचे वाले को x की जगह z लिख दो, कंफ्यूजन हो जाएगी फिर। एक्स इक्वल 4 आ रहा है ये, यस। तो आप ये कह रहे हो अब एक्स से एक्स अगर काट दोगे तो ये बचेगा 4, 4 इज व्हाट? नहीं सर, ये नीचे वाला जो z CO2 है, के मोल होंगे। सर ये जो नीचे वाला जो है मुझे बताओ लिखना क्या है, मैं लिखता हूं, उसके बाद मेरे को बताना कि आपने कैसे निकाल लिया फॉर्मूला। 1/x अगर हाइड्रोकार्बन को सबसे पहले तो पी या क्यू कुछ भी लिख दो सर, और फिर उसके बाद 5.5 O2 और उसके रिएक्शन में जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो है 4 मोल। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो मतलब 4 इंटू CO2। 4 इंटू CO2, ठीक है, और इसको सर, हमने लिख दिया मान लो X- Q, ऐसा। यस सर। अब इससे फॉर्मूला कैसे बनेगा? कार्बन कार्बन कहाँ सर से यहाँ पता? पे हमने जैसे मतलब 4/x मोल ऑफ CO2 है, और सर वहाँ पे जो हमने ऊपर जब व्हाइट वाले पेज पे हमने
एक्स की टर्म्स में सॉल्व किया था, कार्बन डाइऑक्साइड के जो आगे एक्स है, तो उसकी टर्म्स में 1 ml के लिए हमारे पास x ml आया था। तो सर उसको भी अगर हम सेम मतलब जो हमने स्टैंडर्ड लिया उससे डिवाइड कर दें, तो सर x अपॉन वो स्टैंडर्ड इज इक्वल्स टू 4 अपॉन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड से ठीक है, स्टैंडर्ड तो आप अगर आप इसको यूज कर रहे हो, इसको यूज कर रहे हो तो डेफिनेट है वो तो वही बात होगी ना, हमें उसको यूज ना करके फिर इसको फॉर्मूले को फॉर्मुलेट करना है। चलो कोई बात नहीं यार, छोड़ते हैं इसको, ज्यादा टाइम नहीं लगाते। आप लोग इसको ना नोटबुक पे सॉल्व करके अगर आपका सही बैठ रहा है तो मुझे भेजिएगा और फिर हम देखते हैं, मैं दोबारा से इसको देखूंगा कि आप वाला फॉर्मूला फॉर्मुलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, और सिंपल सी बात बताता हूँ, ये सारी कहानी अगर किसी को बोर लगी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका एक ही मकसद था, मुझे पता था कि आप ये चीज भूल चुके होगे, ठीक है, कि ये वाला फॉर्मूला है ना, और मैं इसको रिमाइंड करवाना चाहता था कि ये ऐसे लगता है 10 मोल के लिए। अब इतना मत्था मारने के बाद आपको ये हमेशा याद रहेगा, ये मैं जानता हूँ। क्लियर है? यस सर। सही बात है सर। इट्स एन ट्रिक, यू कैन से दैट यार, कि ये एक ट्रिक थी आपको याद करवाने की कि भाई ऐसे करके इसे याद किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जरा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लेट्स सी इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन, और यहाँ पर आपको N2 और H2 देखिए अमोनिया बना रखा है, सिंपल सिंपल है। आइडेंटिफाइड द डाइहाइड्रोजन एज लिमिटिंग रिएजेंट, ये लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर फॉर्मूला है भाई, इन द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ द मिक्सचर, ये आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, कि वो लिमिटिंग रिएजेंट है, कब, कैसे, कहां। 2019 में 56 ग्राम नाइट्रोजन, 10 ग्राम हाइड्रोजन। याद करो, ये एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन है, किस किस को याद है ये बात? सर एग्जांपल में, एग्जांपल फॉर लिमिटिंग रिएजेंट वाले नीचे ही है ना। तो ये 56 किलोग्राम था शायद वहां पर, और ये 10 किलोग्राम है, मुझे एग्जैक्ट डाटा तो याद नहीं है, लेकिन ऐसा ही कुछ है, किलोग्राम में दे रखा है ना। और यहाँ इन्होंने क्या दे रखा है, यहाँ इन्होंने ग्राम में दे रखा है। तो इसको लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या कहानी करते हैं, क्या क्या चीजें हैं, तो बस वही आपको अब इसके अंदर कवर करना है। तो मोल निकाल लेते हैं सब, मतलब हाँ, सबसे पहले सारी, देखो नाइट्रोजन है तो ये बैलेंस्ड है ऑलरेडी, सबसे पहले बैलेंस्ड होनी चाहिए इक्वेशन, पहली बात। चलो इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड है। दूसरी चीज देखो, इक्वेशन बैलेंस के बाद N2 और H2, तो नाइट्रोजन कितनी हो गई, 14 दूना 28 ग्राम। यस सर। ठीक है, और N2 ऊपर मैं चलो इक्वेशन भी लिख देता हूँ वरना गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, 3H2, ये 3H2 है और एरो लग के क्या बनेगा, 2 अमोनिया बन रहा है। ठीक है, तो देखो भाई हाइड्रोजन कितनी चाहिए हमें, 3 दूना 6 ग्राम, अमोनिया कितना चाहिए, 14 and 3 34 ग्राम, 17 दूना 34, ठीक है 34 ग्राम। तो ये बैलेंस इक्वेशन कहती है कि 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए 6 ग्राम हाइड्रोजन और 34 ग्राम अमोनिया बनेगा। ठीक है, ये चीज सबको समझ में आई, 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है मैंने इसको 17 को। यस सर। ये तो सबको पता होगा ना। अब उसने बोला लिमिटिंग रिएजेंट बताओ, तो बोल रहा है 56 ग्राम नाइट्रोजन है और 10 ग्राम हाइड्रोजन है, तो भाई पहले सिर्फ नाइट्रोजन को उठा लो। 1 ग्राम 28 ग्राम से 34 बन रहा है, एक से कितना बनेगा 34 बटा सॉरी हाइड्रोजन चाहिए होगी ना, पहले हाइड्रोजन को देखते हैं कि हाइड्रोजन कितनी है। तो 28 ग्राम के लिए कितनी चाहिए हाइड्रोजन, 6 चाहिए। एक के लिए क्या चाहिए, 6 बटा 28 चाहिए। और कितनी दे रखी है, 56 ग्राम के लिए कितनी हाइड्रोजन चाहिए है, तो देख लो 28 गुना 56 होता है। यस सर। ये दूना 12 ग्राम चाहिए हमें हाइड्रोजन, इसने बोला 10 ग्राम। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, कौन पहले खत्म हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी, तो यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, हाइड्रोजन है। दैट्स इट, आंसर समझ में आया। यस सर। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, एनीवन सर हैव एनी इसमें डाउट? बोला हाइड्रोजन को लिमिटिंग रिएजेंट की तरह आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई डाइहाइड्रोजन एज ए लिमिटिंग रिएजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर्स। इन मिक्सचर्स में हाइड्रोजन कहां पर लिमिटिंग रिएजेंट है, तो यहाँ पर है, बात खत्म। ठीक है, वो तो हमने पहले स्टेप में निकाल दिया, क्योंकि मुझे 12 ग्राम चाहिए, 56 ग्राम नाइट्रोजन होगी तो 12 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए होगी, और इसने दिए 10 ग्राम, तो कम क्या है, हाइड्रोजन। दैट्स इट। ठीक है, यस सर। दूसरे ऑप्शन चेक करना चाहते हो वो भी करेंगे। 35 ग्राम नाइट्रोजन है, 8 ग्राम हाइड्रोजन दिया है, तो भाई 28 ग्राम के लिए कितनी हाइड्रोजन चाहिए, 6 ग्राम चाहिए। बैलेंस्ड इक्वेशन में आप ये डाटा लिख लीजिए, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बैलेंस्ड इक्वेशन में अगर ये डाटा लिखा हुआ है तो 28 ग्राम के लिए 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए भाई, 6 डिवाइडेड बाय 28। ठीक है, और उसने कितना बोला है, 35 ग्राम नाइट्रोजन के लिए, मल्टीप्लाई में आ जाएगी 35 ग्राम नाइट्रोजन के लिए कितनी हाइड्रोजन चाहिए, आ गई। तो अब इसको जरा सोल्व करें, ये थोड़ा सॉल्वेशन में गड़बड़ हो जाएगा, फटाफट कैलकुलेशन करके बताओ। 7 से कट जाएगा, इसको 30 मान ले, इसको 30 मान लेते हैं, तो 5 6 के 30, 5 7 35, 6 एकम 6 एकम
लगभग 7 आ गया, 7 आएगा। यस है ना। और ये 8 ग्राम दे रखी है, तो क्या पक्का हो सकता है क्या भाई? ये 7 और 8 का मामला थोड़ा सा क्लोजी मामला है, बताओ जरा सही सर आ रहा है 7 से काट देते हैं 7.5 आ क्योंकि रहा ये है बहुत है। सॉल्व करने पे। कितना? 7.5। 7.5? यस सर, सॉल्व करने पे ठीक पूरा। है, फिर 8 नहीं आ रहा, बात खत्म। तो भाई यहाँ पर क्या है, मुझे चाहिए 7.5 ग्राम, ठीक है, इसने दिए 8 ग्राम, मतलब 35 ग्राम नाइट्रोजन जो है ये कम है, हाइड्रोजन तो सफिशिएंट है। हाँ बेटा, क्लियर है? यस सर। यस इस वाले में 14 ग्राम के लिए 4 ग्राम हाइड्रोजन बोल रहा है भाई, 28 ग्राम के लिए 6 चाहिए, तो 14 के लिए 3 चाहिए ना, हाइड्रोजन तो 4 Yes, चाहिए है। यस सर। ये तो सीधा दे दिए औरत सर। हो गया। नेक्स्ट डी वाले को देखें तो 28 ग्राम के लिए 6 ग्राम, बिल्कुल 28 के लिए 6 चाहिए, तो बिल्कुल पूरी ठीक। बैलेंस है सर। पूरी देर की, तो इसकी कोई चक्कर ही नहीं है, यानी कि पहला ऑप्शन ही राइट ऑप्शन है। हाँ भाई, ये क्लियर है सबको, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, देखो पहला ऑप्शन चेक किया और पहला ही राइट हो गया। जनरली कई बार वो चौथा ऑप्शन दे देता है ऐसे क्वेश्चंस में कि बच्चा पता नहीं कौन सा उठाएगा, पहले पहला करेगा, फिर दूसरा करेगा, फिर तीसरा करेगा, चारों ऑप्शन पे बच्चा घिसेगा, है ना। तो वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, इसलिए आपको फास्ट बनना पड़ेगा, बहुत जल्दी ये करना पड़ेगा। मैं इसको एक्सप्लेन करने के मोड के हिसाब से बता रहा हूँ, फिर भी हो सकता है हमारे अंदर कोई ऐसा बच्चा हो जिसे शायद ये चीजें समझ में कम आ रही हूँ, तो मैं उसको सीधा बोलूंगा बेटा आप सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट को के वीडियोस को देख लें, 11th क्लास वाले, बिटली लिंक में आपको सारे मिल जाएंगे जो भी है, ठीक है। उसके बाद उसके एनसीईआरटी सॉल्व करें। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो सीधा एनसीईआरटी सॉल्व करो, अगर थोड़ा बहुत कुछ पता है मोल कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी के बाद आप ये कर सकते हो। और मुझे नहीं लगता एनसीईआरटी के बाद इनका कोई बहुत बड़ा लेवल है, दिख रहा होगा, ये तो एनसीईआरटी का ही है ना। एनसीईआरटी की बात तो ये आसानी से हो ही सकते हैं। तो एनसीईआरटी अगर सबने सॉल्व कर रखे हैं तो ये सीधे समझ में आ, परसेंट कंपोजिशन ऑफ द कार्बन इन द मोल इन मीथेन इज, मीथेन में कार्बन कितने परसेंट है, तो CH4, फॉर्मूला इज CH4। CH4 में अब देखो कार्बन 12, ऑक्सीजन कितना है और हाइड्रोजन कितना है, 4 ग्राम है, ठीक है। तो परसेंट कंपोजिशन देखेंगे तो क्या लगेंगे भाई, कार्बन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। यस ये सर। करेंगे कितना बनेगा, 75। अब देखो ये क्या हम कर रहे हैं बाय, ये कितना आएगा, मोलर मास आएगा ना 16, ठीक है, 16 ग्राम पर मोल, ठीक है। 75 ये ग्राम पर मोल में परसेंटेज आएगी, परसेंट कंपोजिशन कार्बन बाय मोल इन द मीथेन इज, तो मोल के हिसाब से मीथेन में कितना आ रहा है, 75। यस सर, ये तो 75 आ रहा है। 75 आएगा पक्का, पूरा कट जाएगा ये 4 मोल पूछ रखी है। हाँ पूरा कट जाएगा, सही है, ठीक है 25, ठीक है। ये बन गया 75%। अब यहाँ इन्होंने कितना दिखा रखा है, परसेंट ऑफ कार्बन बाय मोल इन CH4, ये 20% दिखा रखा है। अब बताएगा कोई कैसे, सर इन्होंने बाय मोल निकाला होगा। और हमने हाँ? बाय मास कराए। यस सर। हाँ, इन्होंने मास ना लेके ना, कार्बन 1 मोल है, हाइड्रोजन पूछा भी 4 तो मोल है बाय मोल। सुनिए बताता हूँ, यही ट्विस्ट आपको याद रखना होता है। देखो अब हमने किया कि कार्बन जो है हमने मोलर मास के हिसाब से देखा, बट मैंने क्या किया 12 ग्राम पर मोल है ना कार्बन, और डिवाइड में टोटल मास ऑफ 1 मोल, मास बाय मास का निकाला है, ध्यान दोगे तो इसने बोला मोल का, ये थोड़ी सी गहराई वाली बात है। तो मोल के हिसाब से देखें तो CH4 में 1 मोल कार्बन है और 4 मोल हाइड्रोजन है। अब देखो 1 मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल तो 5 है, एटम्स के टोटल मोल 5 है, मल्टीप्लाई में 100, ये आएगा आपका। अब कितना आ गया, अब ये 20% आ गया कार्बन, समझ में आया। कार्बन 75% है बाय मास पूछे तो 75% आएगा, बाय मोल पूछेगा तो 20% आएगा। और यही चीज हम गलत लाइन में ना चले जाएं, इसलिए आपको बोला जाता है ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, वो मोल के हिसाब से पूछ रहा है, हमने यहाँ मोलर मास निकाला तो हमें लग रहा मोल ही निकाल रहे हैं हम। ये बात समझ में आई, ये कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, याद रख लेना। क्लियर है सबको ये बात? यस सर। हाँ Clear है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 ग्राम NaOH dissolved in the 18 ग्राम वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ द NaOH in solution is molality of the solution। मोल फ्रैक्शन निकालना है ऑफ NaOH एंड मोलैलिटी निकालनी है, दोनों के ग्राम दे रखे हैं, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाओ, मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाओ, खत्म, सीधा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग इसकी अप्रोच बताएंगे मुझे,
बोलो भाई। सर नंबर ऑफ मोल निकाल के मोल फ्रैक्शन मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं। अब हाँ, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? सोल्यूट के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। ठीक है, तो Yes, sir. आपको देखो भाई, सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है? NaOH 18 ग्राम पानी में है, 18 ग्राम पानी 1 मोल होता है, सीधा सीधा पता होगा, मोलर मास वाटर का 18 होता है, तो वो 1 मोल है ना? तो मोल निकालो, NaOH 8 ग्राम दे रखा है, कितना निकलेगा 8 ग्राम के हिसाब से? सोडियम कितना होता है मोलर मास? 23 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना बनेगा ये NaOH का? 40 40 20 सर 40 बनेगा, 23, ठीक है, 40। मेरी राइटिंग बहुत खराब आ रही है इस बोर्ड के ऊपर। ठीक है, तो आगे देखते हैं। 40 ग्राम आ गया और 8 ग्राम दे रखा है, तो मतलब कितना? 1/5 दे रखा है, यस सर है ना? 1/5 मोल तो आपको दे रखे हैं NaOH के, और 40 के हिसाब, और उसका कितना? 1 मोल दे रखा है आपको वाटर का। ये दोनों चीजें हमने मोलर मास डायरेक्टली निकाल लिया। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? सोल्यूट के मोल, मतलब 1/5 मोल डिवाइड बाय टोटल 1 + 1/5। देखो 1/5 इसके डिवाइड में आएगा 1 + 1/5, टोटल तो यही बनेगा ना। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन आ गया। क्लियर है मोल फ्रैक्शन? यस सर सर मोलैलिटी देखो, मोलैलिटी क्या होती है? अब मोलैलिटी की बात करते हैं। मोलैलिटी होती है मोल डिवाइड बाय सोलवेंट इन केजी। तो सोलवेंट 18 ग्राम है, ग्राम के बना लो केजी। तो और मोल कितने हैं? नंबर ऑफ मोल 1/5 1/5 डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 18 ग्राम 3/1000 1000 है, वो मल्टीप्लाई में 1000 कर देता हूँ। लो भाई, ये क्या आ गया? ये मोलैलिटी आ गया, मोल पर लीटर। 1000 समझ में आया? 1000 ऊपर क्यों लगाया? यस यस सर सर केजी में बस। कन्वर्ट करा है। ठीक है, हाँ, उसको केजी, क्योंकि सोलवेंट इन केजी चाहिए होता है, दैट इज व्हाई वी हैव टेक इट एज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा इसी के अंदर। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, फाइंड आउट आप कर लेना, जितना जो आएगा, जैसे भी आएगा, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट, द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1 मोल H2O2 इज 1 मोलैरिटी का है H2, सो इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ बताना। वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम स्ट्रेंथ किसकी इक्वल होती है? बताओ भाई। स्ट्रेंथ नहीं पता, एक बार बता दो सर। सर ये हाइड्रोजन वाले चैप्टर में था ना? ये हाइड्रोजन वाले चैप्टर में नहीं, ये इसमें भी आता है, मोल मोल कॉन्सेप्ट में भी आता है, हाइड्रोजन वाले में भी आता है, H2O2 जो है। बस वॉल्यूम स्ट्रेंथ बता दो, तब उतने अच्छे से नहीं करी थी। स्ट्रेंथ क्या होती है? ग्राम पर लीटर को स्ट्रेंथ बोलते हैं, ग्राम पर लीटर, बस इतना याद रखो। वॉल्यूम स्ट्रेंथ फॉर्मूला है कि जैसे मोलैरिटी होती है ना, मोल पर लीटर, ये होती है ग्राम पर लीटर। ठीक है, याद रहेगी? यस सर ठीक है, अब जरा ना इसको जरा ध्यान से देखते हैं। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1 मोलैरिटी का आपको H2O2 दे रखा है, यानी कि आपको दिया क्या है, जरा ये देखिए। मोलैरिटी दे रखी है, यानी कि 1 मोल है आपके पास H2O2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 लीटर है सॉल्यूशन। ठीक है, 1 मोल पर लीटर, यही होती है मोलैरिटी। मोलर मास 34 ग्राम पर मोल दे रखा है, किसका? H2O2 का। तो अब हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालनी है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर, तो मोल को ग्राम में बदल लो। 1 मोल में 34 ग्राम होते हैं, 34 ग्राम पर लीटर होनी चाहिए स्ट्रेंथ। क्लियर है? यस सर ठीक है, अब इसने क्या ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है? नहीं दिया। तो फिर ये क्या कहानी बता रहा है? इसके अंदर कुछ ट्विस्ट है? यस, H2O2 एक ट्विस्ट खेलता है भाई 1 हमारे। मोलैरिटी H2O2 दे रखा है। देखो इस नीचे आंसर देखते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ। इसकी कंसंट्रेशन को वॉल्यूम स्ट्रेंथ की टर्म में ही लिखा जाता है, इसकी कंसंट्रेशन को। ठीक है, यानी हमने ये जो फॉर्मूला लगाया है, ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो है, ये जनरल वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, इट विल नॉट अप्लाई हियर, क्योंकि ये जनरल चीजों के लिए है कि उसकी स्ट्रेंथ बताओ भाई। स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन ग्राम पर लीटर होती है, उसी को वॉल्यूम स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन H2O2 के केस में कुछ अलग कहानी है, थोड़ी सी अलग। ये नया कॉन्सेप्ट है, कुछ बच्चों ने हो सकता है 11th क्लास में पढ़ाओ, कुछ ने हो सकता है ना पढ़ाओ। जैसे ओलियम की भी एक स्ट्रेंथ आती है, ओलियम पता है, और H2O2 की भी
H2O2 की भी एक स्ट्रेंथ आती है, तो इनकी स्ट्रेंथ ना उनके पैकेट के ऊपर जो आपको शीशी मिलेगी H2O2 की, आप मेडिसिन वाली शॉप से खरीद सकते हैं, और वहां पर उसके ऊपर लिखा होता है इतना वॉल्यूम स्ट्रेंथ, इतना वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो वो क्या होता है वो एक्चुअल में अब यहाँ देख लेना, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड बाय H2O2 एट एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर, मोलैरिटी इज कनेक्टेड टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ एज, तो मोलैरिटी जो वो x बाय 11.2 और x इक्वल मोलैरिटी इनटू 11.2, तो यहां पर इसने वॉल्यूम स्ट्रेंथ को x लिया है और मोलैरिटी को 11.2 से मल्टीप्लाई कर दो, x यहां पर वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। समझ में आ गया? सीधा फॉर्मूला है, याद रख सकते हो। यस सर। ठीक है, तो ये कैसे होता है, इसके लिए आपको एक इक्वेशन दिखाई जाती है, H2O2 क्या इक्वेशन करता, मतलब क्या रिएक्शन करता है और उसे कितने ग्राम ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, और उस ऑक्सीजन के बेस पर हम फिर उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं कि इतने वॉल्यूम से इतनी, एसटीपी पर इतना वॉल्यूम है। अब यही पता है क्या है, ये देखो 22.4 लीटर एट एसटीपी इक्वल होता है 1 मोल, होता है कि नहीं होता? यस सर। ये 11.2 दे रखा है, ठीक है, 11.2 को उसकी वो मोल से मल्टीप्लाई कर दो, मोलैरिटी से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ जाती है। तो 11.2 यहाँ पर 11.35 दे रखा है, जो नियरेस्ट वैल्यू है, आप इसके हिसाब से इसको आंसर कर सकते हो, ये तो सीधा आंसर हो गया। तो मोलैरिटी को अगर आप 11.2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सीधा सीधा हमारे पास स्ट्रेंथ आ जाती है, किसकी स्ट्रेंथ? H2O2 की स्ट्रेंथ। तो सीधी बात यहां से एक चीज कंफर्म होती है कि अगर H2O2 से लिबरेट हो रही है ऑक्सीजन, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन जो है वो हाफ मोल लिबरेट होती है। हाफ लीटर या हाफ मोल? नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ है, रुकिए वो लिबरेशन बताता हूं आपको। H2O2 से 1 मोल, अगर मेरे पास 1 मोल अगर O2 लिबरेट होती है, O2, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा 1 मोल का? 22.4 लीटर एट एसटीपी, यही होगा ना वॉल्यूम? यस सर। ठीक है, 22.4 लीटर होगा एसटीपी के ऊपर, अगर 1 मोल लिबरेट होती है H2O2। ठीक है, अब यहाँ 1 मोल H2O2 से एक्चुअल में 1 मोल O2 नहीं, हाफ मोल O2 निकलती है, हाफ मोल O2। ये समझ में आया? यस सर। क्यों? क्योंकि प्लस में इसके पानी भी बाहर निकलता है। अब आप खुद सोच लो, एक ऑक्सीजन तो पानी ले गया और एक ऑक्सीजन फ्री हो जाएगी, तो एक ऑक्सीजन को मैं अकेला एटम तो दिखा नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे दिखा दूं, या फिर इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। ये कॉन्सेप्ट आपको यहां से समझ में आ जाएगा भाई, जिसको भी अगर इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत थी तो वो कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर है। अब कितना आया? सही है? ये सही कर रहा हूं क्या? यस सर। तो देखो कितने ऑक्सीजन है? 4 हैं। यहाँ 1 मोल ऑक्सीजन बन रहा है, 2 मोल H2O2 से 1 मोल ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, अब 1 मोल का मतलब अगर एसटीपी पर, तो 1 मोल का मतलब 22.4 लीटर बनता है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। 1 मोल से कितना बनेगा भाई? वही इसका हाफ हो जाएगा, सीधी सी बात है। 1 मोल से ये 1/2 ऑक्सीजन का मोल बनेगा, प्लस में 1 पानी का मॉलिक्यूल बनेगा, तो 1/2 ऑक्सीजन का मोल मतलब आधा मोल ऑक्सीजन बनेगी। आधा मोल ऑक्सीजन 11 पॉइंट कितनी होती है? 2 लीटर एट एसटीपी। तो उस 11.2 लीटर एट एसटीपी, इसने बोला आपके पास 1 मोलैरिटी का H2O2 है, H2O2 1 मोल है, तो ऑक्सीजन कितनी लिबरेट होगी, कितने लीटर ऑक्सीजन लिबरेट होगी? सिंपल वर्ड में कहें इस कॉन्सेप्ट में कि वो ये पूछ रहा है कि ऑक्सीजन कितने लीटर रिलीज होगी। कैसे पता करोगे ऑक्सीजन कितने लीटर रिलीज होगी? भाई इक्वेशन लिख के। इक्वेशन क्या बोलती है कि 1 मोल H2O2 से आधा मोल ऑक्सीजन लिबरेट होती है। आधा मोल मतलब 1 मोल ऑक्सीजन मतलब 22.4 लीटर, आधा मोल 11.2, तो 11.2 लीटर ऑक्सीजन लिबरेट होगी 1 मोल से। सीधा पता लग रहा है, समझ में आया? बट इसके लिए फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। 2 मोल के लिए कैसा होगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 11.2 को। 3 के लिए क्या होगा? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 11.2 को। तो इसलिए फॉर्मूला बन गया मोलैरिटी इंटू 11.2। यस, क्लियर है ये सबको? सबको समझ में आ गया क्या बेटा? यस सर, आ गया। बाकी किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। ठीक है, हाँ ठीक है भाई। मैंने चैट बॉक्स अभी आपका देखा, सुनैना बोल रही है कि ये वर्क कर रहा है। बहुत बढ़िया बेटा, अगर वर्क कर रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। यूनिटी मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, वैलिड हो रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके देन, थैंक यू बेटा। ठीक है, तो भाई अगर वो वर्क कर रहा है तो बहुत बढ़िया बात है।
तो भाई आज के लिए मुझे लग रहा है 8 बज रहे हैं, ठीक है, आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफी हैं। 1-2 क्वेश्चन और हैं जो मैं स्लाइड में डाल रखे हैं। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइस। मैं अब आपकी रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूं और फिर अगर आपका कोई डाउट है तो अब आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। यस।